तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो ये तो हमें पता ही है कि जो इम्यूनिटी है वो मेन कौन प्रोवाइड करते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। बट आज हम बात करेंगे कि जो लिम्फोसाइट्स हैं इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है और उसके बाद ये मेच्योर कहाँ पर होते हैं, उसके आगे कहाँ कहाँ मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ह्यूमन बीइंग का, वो किस किस से बना होता है। तो इम्यून सिस्टम में हमारे पास लिम्फोइड्स ऑर्गन होते हैं। आज हम सारे ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम को बनाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। इसके अलावा कुछ टिश्यू भी होते हैं, सेल्स भी होते हैं, और हमारे पास सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होती है लाइक एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज कहाँ पे होती है, सबको पता है, हमारे ब्लड के अंदर होती है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ऑब्वियसली वो क्या होती है, सॉल्युबल होती है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, अब आप खुद ही सोचो, हम जो ह्यूमन बीइंग है, बहुत सारे एंटीजन ऐसे हैं जिनके लिए हम रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ठीक है, हम कहेंगे कि हम क्या है, उनके लिए इनसेंसिटिव है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी, अगर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर गया, तो एक केस तो वो है कि हम बीमार हुए ही नहीं, तो हम क्या हो गए, हम उस एंटीजन के लिए इनसेंसिटिव हो गए। सेकंड केस में हम क्या है, सेंसिटिव है, हम उनको सेंस कर सकते हैं। तो जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी क्या होता है, एंटीजन को लेके सेंसिटिव होता है, मतलब उसको सेंस कर सकता है कि बॉडी में कोई एंटर हो गया है। तो इम्यून सिस्टम क्या है, यूनिक इन द सेंस दैट इट रिकॉग्नाइजेस द फॉरेन एंटीजन। एंड उसके बाद क्या करता है, पहले तो सबसे पहले चीज तो उसको रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करता है, एंड रिस्पॉन्ड करने के बाद उसको याद भी रखता है। याद कैसे रखता है, क्योंकि क्या चीज क्रिएट करता है अपनी बॉडी में, मेमोरी सेल्स को क्रिएट करता है। तो इम्यून सिस्टम जो है इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलर्जिक रिएक्शन में, ऑटो इम्यून डिजीज में, और इसके अलावा ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन में भी। तो आज जो मेन बात करेंगे, हम बात करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक आज का यही वाला है। तो लिम्फोइड्स ऑर्गन होते क्या हैं, ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां पर लिम्फोसाइट पहली बात तो बनते हैं, ओरिजिन होते हैं, उसके बाद मेच्योर भी होता है, और मेच्योर होने के बाद अपना नंबर भी इंक्रीज करते हैं, मतलब प्रोलिफरेट होते हैं। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन है जहां पे ओरिजिन, मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन होता है किसका, लिम्फोइड लिम्फोसाइट का। जो किसका पार्ट है, सबको पता है, डब्ल्यूबीसी का। लिम्फोसाइट उसी का पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ फोटोज देखते हैं। सबसे पहले तो कल भी हमने ये वाली फोटो देखी थी, आज प्लीज दोबारा इसको अच्छे तरीके से देखिए। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले ये वाली फोटो देखो, राइट वाली, जो ये रेड वाला पोर्शन है एक बोन मैरो है, और सेकंड हमारे पास यहाँ पे थाइमस है। थाइमस और बोन मैरो ही कैसे ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, मतलब उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। इसके अलावा आप जितना भी पोर्शन बॉडी में देख रहे हो ना, ये ब्लू वाला, ये सारा हमारे पास क्या होता है, ये इनको हम कहते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। लाइक स्प्लीन हो गया, पेयर पैचेस हो गए, लिम्फ नोड्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पे हाँ अपेंडिक्स हो गया। ये पूरा पोर्शन किसका है, ये हमारे पास सारा पोर्शन है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, कौन कौन से हैं, एक तो बोन मैरो। अब बोन मैरो कहाँ होता है, सबको पता है ना, जो हमारी बोन होती है वो अंदर से, मतलब आपको होलो नहीं होती, इसके अंदर ही हमारे पास एक बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और यहीं पर ही आपकी लिम्फोसाइट बनता है। पता है इसके बारे में, जो पर्सन कैंसर से, मतलब जिनको कैंसर हो जाता है, आपने सुना होगा कई बार कि उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, यहाँ पे लिम्फोसाइट, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, तो इसीलिए इसकी जरूरत पड़ती है यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन की। एंड सेकंड थाइमस होता है, जो हमारी इधर ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है। ब्रेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टर्नम, प्लस में किया होगा आपने, ऊपर ब्रेस्ट बोन होती है, तो ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है थाइमस, और यहाँ पे हमारे पास हार्ट होता है। तो नीचे हार्ट होता है और साथ में यहाँ पे लंग्स होते हैं। तो बोन मैरो और थाइमस कैसे ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, मतलब इनके बिना इम्यूनिटी मतलब पॉसिबल ही नहीं है, इनका सबसे बड़ा रोल है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे आप एडिनोड्स देख सकते हो, टॉन्सिल्स हो गए, लिम्फ नोड हो गया, स्प्लिन हो गया, पेयर पैचेस हो गए, अपेंडिक्स हो गई, लिम्फ नोड हो गया। अब सिंपल सी बात है कि जब भी हमें इन्फेक्शन हो रहा है, तो मेन इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, या कोई भी फॉरेन मटेरियल या एंटीजन कह लो,
या फिर आप एलर्जन कह लो। हमारी बॉडी में क्या सेंटर होता है? दो सबसे ज्यादा मेन है कि एक तो नोज से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, और सेकंड माउथ से। लेकिन आप खुद ही सोचो कि अगर हमारे पास सारी की सारी एंटीबॉडीज या जो भी काम है, अगर वो थाइमस और बोन मैरो ही कर रहे हैं, तो ये तो ओनली इसी पर्टिकुलर एरिया में ही काम करेंगे। क्या हमें इम्यून सेल की बस इन दोनों जगह ही जरूरत है? इसके अलावा कहीं पर भी जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये जो लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है, हमें बॉडी के हर एक पार्ट में चाहिए। ऊपर वाले में भी, लोअर वाले में, मतलब बाजू में भी चाहिए, पाँव में भी, और बीच वाले एब्डोमेन में भी, थोरेसिक वाले पोर्शन में भी। तो हमारे पास देखिए, पहले बात करते हैं इस बोन मैरो की और आपके थाइमस की, इसका क्या रोल होता है। तो हमने आपकी जब हमने बात की थी आपकी डब्ल्यूबीसी की, एक मिनट पहले चलो इसी पिक्चर को देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताती हूँ। ये तो चलो वही है। तो हमारे पास जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के दो टाइप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्रेन्युलोसाइट, और सेकंड होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, और इसी का ही पार्ट होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट, और सेकंड होते हैं टी लिम्फोसाइट। इनके बारे में अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी अभी हमने बात की किसकी? लिम्फोइड ऑर्गन्स की। और हमने क्या कहा, लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? क्या होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स? लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर ये लिम्फोसाइट का क्या होता है, पहली बात तो ओरिजिन होता है, उसका सेकंड ये मेच्योर होते हैं, एंड थर्ड इनका नंबर इंक्रीज होता है, मतलब प्रोलिफरेशन होता है। ये बात की थी हमने। अब हमने कहा कि हमारे पास जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की अगर मैं बात करूं, लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी अगेन आपकी टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, और सेकंड होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी में दो होते हैं, कौन कौन से? एक होता है बोन मैरो, और सेकंड होता है थाइमस। ठीक है, थायराइड नहीं, थाइमस होता है। अब हम इसी की बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे, क्योंकि अभी भी हमने कहा लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर लिम्फोसाइट आपके क्या होते हैं, ओरिजिन, मैच्योर, और आपका प्रोलिफरेट होता है। अब सबसे पहले बात करेंगे इस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की, जिसका प्राइमरी रोल होता है। अब हमारे पास ये जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, यहाँ पे चलो इधर ही बता देती हूँ। अब हमने कहा था कि हमारे पास दो तरह के लिम्फोसाइट्स हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट, और सेकंड होते हैं टी लिम्फोसाइट। इस बी लिम्फोसाइट को हम बी सेल भी बोलते हैं, और टी लिम्फोसाइट को हम टी सेल भी बोलते हैं। अब जो हमारा ये बोन मैरो होता है, सबको पता है ना, बोन के अंदर प्रेजेंट होता है बोन मैरो। तो जो हमारे बी सेल होते हैं, बी सेल का ओरिजिन प्लस इनका मैचुरेशन और प्लस इनका प्रोलिफरेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। लेकिन हमारे पास जो ये टी लिम्फोसाइट होते हैं, वो जो टी सेल होते हैं, टी सेल का ओरिजिन जो है वो बोन मैरो के अंदर ही होता है। ध्यान रखना इसके बारे में। टी सेल आपके बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं, लेकिन जब इनको मिच्योर होना होता है, तो ये बोन मैरो से माइग्रेट कर जाते हैं आपके थाइमस के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए कि जो हमारे टी सेल है उनका ओरिजिन क्या है? बोन मैरो।
बोन मैरो। लेकिन जब उसको मैच्योर होना है तो वो कहाँ मूव करते हैं, कहाँ मूव करते हैं, थाइमस के अंदर। अब यहाँ पे अब एक चीज और, हमने बात की थी कि जो हमारे बी सेल होते हैं वही एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं, बट हमने कहा था कि टी सेल जो है वो एंटीबॉडीज बनाते नहीं है लेकिन बी सेल की हेल्प करते हैं। तो ये बी सेल एंटीबॉडीज बना रहे हैं, लेकिन इनको एंटीबॉडीज कब बनानी है कब नहीं बनानी है वो सारा मैसेज ये टी सेल ही देता है। इसके एक्चुअली मैंने आपको टाइप नहीं करवाए थे, बट टी सेल के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे टी हेल्पर सेल हो गया, टी साइटोटॉक्सिक सेल हो गया, टी मेमोरी सेल हो गया। तो कहने का मतलब ये कि हमारी बॉडी में जब कोई भी एंटीजन एंटर करता है ना तो सबसे पहले इस टी सेल का एक्टिवेशन होता है, और टी सेल एक्टिवेट होने के बाद ही बी सेल को मैसेज करता है और इसको मतलब एक्टिवेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से ये एंटीबॉडीज बना पाता है। तो मान लेते हैं कि अगर अगर हमारा टी सेल काम नहीं कर रहा तो कभी भी बी सेल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि बी सेल टोटली डिपेंडेंट है इस टी सेल के ऊपर। और सोचो ये टी सेल किसके ऊपर डिपेंड है, इस थाइमस के ऊपर। अगर हमारी बॉडी में थाइमस नहीं होगा तो टी सेल अपना काम नहीं कर पाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस थाइमस की, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थाइमस की, कहा गया, हाँ थाइमस देखिए कहाँ प्रेजेंट, एक बार इसकी लोकेशन देख लो आप। हमारे पास ये थाइमस है और बाइलोब स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हो, 2 लोब्स है, यहाँ पर भी देख सकते हो, राइट लोब और आपका लेफ्ट लोब होता है। और कहाँ प्रेजेंट है, देखिए ये हमारे पास हार्ट है और इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेस्ट बोन होती है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टर्नम। स्टर्नम ही होती है ना, स्टर्नम होती है। तो हमारे पास स्टर्नम के नीचे होता है और बाइलोब है। अब हमारे पास देखिए ये थाइमस की अगर हम बात करें कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है तो एज के साथ साथ ये जो थाइमस है वो उसका साइज का छोटा होता रहता है। अब देखिए अगर साइज का छोटा हो गया तो यहाँ पर टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन थाइमस के अंदर ही होता है। अगर ये एज के साथ साथ आपका डिसअपियर होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो टी लिम्फोसाइट यहाँ पे मैच्योर नहीं होंगे। अगर मैच्योर नहीं होंगे तो वो कैसे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगे, मतलब कैसे बी सेल को एक्टिवेट करेंगे। यही रीजन होता है कि जब हमारी एज बढ़ती रहती है तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो बच्चा होता है बहुत ही छोटा और जो बहुत ओल्ड पर्सन है उनकी इम्यूनिटी काफी कम होती है। क्यों, क्योंकि जब एक बच्चा छोटा है उसके बाद, तब भी ये छोटा ही होता है, उसके बाद ही एक्चुअली एज के साथ ही थोड़ा बढ़ना शुरू होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है तो एज बढ़ने के साथ साथ भी थाइमस का साइज छोटा होता रहता है। तो थाइमस क्या है, देखिए लोब्ड ऑर्गन्स है, देख सकते हो हमारे पास 2 लोब है, राइट और हमारे पास लेफ्ट लोब है। कहाँ पे लोकेट होता है, नियर द हार्ट, तो देख सकते हो हार्ट के साथ ही प्रेजेंट है। और कहाँ होता है, ब्रेस्ट बोन के नीचे। तो ऊपर यहाँ पे ब्रेस्ट बोन होती है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है। थाइमस क्या है, क्वाइट लार्ज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज विद एज। एज के साथ साथ क्या होता रहता है, इसका साइज हमें छोटा होता रहता है। एंड बाय द टाइम प्यूबर्टी इट्स रिड्यूसेस टू अ वेरी स्मॉल साइज। समझ आया कि नहीं यार? नहीं बिल्कुल, इसका साइज यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा होता है बर्थ के टाइम पर ये है कि जितना इसको इफेक्टिव काम करना है इतना कर नहीं पाता है, इसलिए तो इम्यूनिटी वहां पे वीक होती है। लेकिन जो इसका काम है कि जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, मतलब आप ये समझ लो कि जो हमारा प्यूबर्टी तक का टाइम है उसके बाद धीरे धीरे आपका छोटा होना शुरू हो जाता है, मतलब 13 साल के बाद। तो ऐसे नहीं होता कि एक दिन में आपको बस एकदम बस आज बड़ा था और कल को छोटा हो गया, बहुत ही इसको टाइम लगता है। इसलिए तो आप खुद ही सोचो कि 13 इयर्स के बाद, प्यूबर्टी के बाद इसका साइज यहाँ पे छोटा होना शुरू होगा। तो जब हम कम से कम आपकी 60-70 इयर्स पे पहुंचते हैं तब कहीं जाके हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, मतलब फिर भी उतनी वीक नहीं होती है, काफी हद तक वीक हो जाती है। तो इसका जो छोटे होने का साइज है वो बहुत ही मतलब ये आपका स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस है। तो इसी यही रीजन होता है कि इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक। क्यों, क्योंकि थाइमस का साइज क्या हो जाता है, छोटा या डिसअपियर हो जाता है। टी लिम्फोसाइट आपके मेच्योर नहीं हो पाते। अगर टी लिम्फोसाइट मेच्योर नहीं होंगे वो बी सेल को एक्टिवेट नहीं करते हैं, किस लिए, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन के लिए। एक्चुअली बी सेल भी जब एक्टिवेट होते हैं ना वो हमारे पास ना प्लाज्मा सेल बनाते हैं, प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल ही बाद में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, लिम्फोसाइट जो है हमारे पास, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, आपकी लिम्फोइड ऑर्गन्स बोन मैरो में और कहाँ पर, थाइमस के अंदर मेच्योर हो गए। अब उसके बाद ये हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम क्या है, लिम्फोसाइट को क्या करना है, लिम्फोसाइट को मेच्योर करना। कहाँ कहाँ पे होते हैं, बोन मैरो और आपका थाइमस में। जब एक बार यहाँ पे मेच्योर हो गए, उसके बाद वो बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में मूव कर रहे हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। क्यों, क्योंकि देखिए जो पैथोजन है वो तो कहीं से भी एंट्री ले सकता है, तो इसीलिए हमें बॉडी के हर एक पार्ट में लिम्फोसाइट की जरूरत है, ताकि वो वहां पे जाके काम कर सके। जैसे बात करते हैं लिम्फ नोड, लिम्फ नोड हमारे पास एक नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है। स्प्लिन होता है, स्प्लिन हमारे पास ये पेनक्रिया के साथ, पेनक्रिया और स्टमक के साथ होता है, अभी मैं आपको लोकेशन दिखा दूंगी। इसके अलावा हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहां पे पेयर पैचेस प्रेजेंट होते हैं, और इन पेयर पैचेस का काम होता है, ये हमारे पास फैगोसिटिक होते हैं नेचर में। तो सोचो, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर पैचेस की जरूरत है ना, क्योंकि जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं उसकी उसमें मतलब हो सकते हैं माइक्रोब्स, हो सकते हैं, लिम्फ नोड बता दिया। अब एक चीज आपने देखा होगा, जो हमारे पास हमारे ऑर्गन्स है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप सबको पता है म्यूकस की कोटिंग होती है हर जगह, और म्यूकस की कोटिंग क्या करती है, वही माइक्रोब्स को ट्रैप करने का काम करती है, हमारी यूरिनरी सिस्टम में भी होती है। तो उसको हम बोल देते हैं माल्ट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आया, पूछा गया कि माल्ट क्या होता है। माल्ट होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अगर आप यहाँ पे देखो, एक्चुअली मैंने, सॉरी ये तो पेयर पैचेस का है जो मैंने आपको बताया। अब अगर आपको याद हो प्लस वन का, तो जब आप वहां पे हिस्टोलॉजी पढ़ते हो ना एलिमेंट्री कैनाल की, तो हम कहते हैं कि जो हमारी एसोफेगस होती है, और एसोफेगस से लेके आपका रेक्टम तक, वहां पे 4 लेयर होती है मसल्स की, याद है कुछ। सबसे पहले लेयर आपने की थी सिरोसा, फिर आपने की थी हाँ, फिर की थी मस्कुलरिस की थी, फिर थर्ड पे क्या था आपका, थर्ड पे क्या था आपका, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। हाँ जी, और सबसे इनर मोस्ट में हमारे पास म्यूकोसा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से इसको देख पा रहे हो कि इस डायग्राम के अंदर ओनली सब म्यूकोसा दिखाया गया है, और ये इसके बाद ये देखिए जो विलाय है, हमने बात की थी कि जो विलाय होती है ना, इसका प्रोडक्शन भी म्यूकोसा लेयर ही करती है। तो हमारे पास ये देखिए जो ये सब म्यूकोसा लेयर है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल सेल है, और ये सेल ही क्या कंटेन करते हैं, ये इन सेल के पास एबिलिटी होती है फेगोसिटिक की। कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारे पास फॉलिकल, इन्हीं को हम बोलते हैं लिम्फोइड फॉलिकल, जो नेचर में कैसे होते हैं, फेगोसिटिक होते हैं, और यही क्या बनाते हैं, पेयर पैचेस बनाते हैं। तो इस पे भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया कि पेयर पैचेस किसका इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है, तो किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसके पास, और नेचर क्या होता है, फेगोसिटिक। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं। ये लिम्फोसाइट की ना, ये तो मैंने कहा आपका, ये माइग्रेट कर जा रहे हैं हर जगह, ये लिम्फोसाइट ही है हर जगह, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में। जब एक बार यहाँ पे मेच्योर हो गए, उसके बाद वो माइग्रेट कर जाएंगे ना हर जगह ऑर्गन्स में। तो जहां जहां वो माइग्रेट किए हैं उनको हम बोल देते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, लिम्फ नोड के अंदर भी मूव करते हैं। उसके बाद एक बार आप ये स्प्लिन देखिए, स्प्लिन कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन देखिए आप, ये हमारा स्टमक है, और इसके पीछे आपको नजर आ रहा है स्प्लिन। आप ये वाला डायग्राम भी देख सकते हो, हमारे पास ये लिवर होता है, लिवर के साथ ही यहाँ पे स्टमक होता है, यहाँ पे ये पेनक्रिया, और पेनक्रिया के साथ कौन प्रेजेंट है, स्प्लिन प्रेजेंट है। अब स्प्लिन हमारे पास कैसा होता है, बीन शेप का ऑर्गन है, और इसके पास भी बहुत सारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये भी कैसे बिहेव करता है, फैगोसाइट की तरह बिहेव करता है। तो ये भी कैसा ऑर्गन हुआ, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्योंकि देखो सेकेंडरी क्यों बोला, क्योंकि वहां पर ये लिम्फोसाइट बन नहीं रहे हैं, वहां, हाँ बिल्कुल, वहां पे डिपॉजिट हो रहे हैं, मतलब वहां पे इनका माइग्रेशन हुआ है, लेकिन बनने की जगह इनकी कुछ और है, बोन मैरो और आपका थाइमस, इसीलिए इनको हम सेकेंडरी बोलते हैं।
इसके अलावा ये हमारे स्प्लीन का काम करता है, हमारे ब्लड को भी फिल्टर करता है, सुना होगा आपने। और ब्लड को फिल्टर करने के बाद ब्लड में जितने भी हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी ट्रैप करने का काम करता है। और आपने ये सुना होगा कि जब हमारे आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है ना, तो हमारे पास सारे आरबीसी कहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं, स्प्लीन के अंदर स्टोर हो जाते हैं। इसीलिए स्प्लीन को हम बोलते हैं आपका ग्रेवियर्ड, हाँ ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी। तो स्प्लीन के पास क्या है, लार्ज रिजर्वायर है एरिथ्रोसाइट्स का। ये समझ आया आपको? तो स्प्लीन भी कैसा ऑर्गन है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी ओनली दो ही होंगी, बोन मैरो और सेकंड आपका थाइमस। तो स्प्लीन क्या होता है, लार्ज बी शेप का ऑर्गन है। मेनली क्या कंटेन करता है, लिम्फोसाइट्स कंटेन करता है, उसके अलावा फैगोसाइट्स भी कंटेन करता है। कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। और कैसे करता है, बाय ट्रैपिंग द ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ब्लड के अंदर क्या होते हैं, ब्लड के अंदर ही बोर्न होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिनका लाइफ साइकिल आपका ब्लड के अंदर कंप्लीट होता है। जैसे आप ये मान सकते हो प्लाज्मोडियम, बात की थी मैं प्लाज्मोडियम, जो आपका हीमोजोइन होता है वो भी आपका आरबीसी से ही रिलीज करता है। उसके बाद ही सारे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि जो आपके गैमेट्स बनते हैं वहां पे, मेल और फीमेल गैमेट, वो भी आरबीसी के अंदर ही बनते हैं। तो ब्लड के अंदर ही पैदा हो रही है सारी चीजें। तो उसमें हमारा ये स्प्लीन काम करता है। तो स्प्लीन इसके अलावा लार्ज रिजर्वायर है किसका, एरिथ्रोसाइट्स का। एरिथ्रोसाइट्स मतलब आपकी आरबीसी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो समझ आया आपको ये क्या क्या पोर्शन होता है। असीमता, आपने, आपको पता नहीं था आज, आपको क्या लगा 12:30 क्लास है? मैम वो मेरे वो घर पे नहीं थे, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि तेरी क्लास 11:30 है, तो मुझे 12:30 है, तो मुझे पता नहीं लगा। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना उसके बाद। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ सीमता। अभी हमने यहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में बात की थी, और हमने कहा था लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर लिम्फोसाइट मेच्योर होते हैं, मतलब सॉरी मेच्योर ही नहीं होते, इवन आपका ओरिजिन होता है जहाँ पे, उसके बाद वो मेच्योर होते हैं, और उसके बाद वो आपके प्रोलिफरेट होते हैं। सिंपल सा मतलब है पैदा होना, फिर बड़ा होना, उसके बाद और बड़ा होना, अपना नंबर बढ़ा लेना। तो हमने बात की थी कि हमारे पास दो तरह के लिम्फोइड ऑर्गन्स, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है कि ओरिजिन और मैच्योरेशन कहाँ पे हो रहा है, और इवन आपका प्रोलिफरेशन। तो बोन मैरो और थाइमस ही ऐसे लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं जहां पर हमारे पास ये जो बी लिम्फोसाइट है और जो आपकी टी लिम्फोसाइट है, ये इनका ओरिजिन भी होता है, मैच्योरेशन भी होता है, प्रोलिफरेशन भी होता है। लेकिन बाकी जितने भी आप यहाँ पे इस फोटो के अंदर देख रहे हो, जब यहाँ पे ये हमारे पास लिम्फोसाइट आपके मेच्योर हो जाते हैं ना, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में मूव कर जाते हैं। तो ये यहाँ पे मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका फॉर्मेशन नहीं होता। प्रेजेंट जरूर है लिम्फोसाइट, लेकिन वो कहीं से आए हैं, माइग्रेशन के थ्रू आए हैं। तो जहां पर माइग्रेशन के थ्रू लिम्फोसाइट आता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जिसमें ये सारे एग्जांपल है, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन हो गया, पेयर पैचेस। पेयर पैचेस अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका काफी इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है। लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, अब एक बार इसकी थ्योरी कर लेते हैं, बाकी आप रिकॉर्डिंग देख लेना। तो देखिए यहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है, दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन और मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट अकर। कौन कौन से लिम्फोसाइट बताइए, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अभी भी मैंने बताया असीमता कि जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वो आपके ओरिजिन भी उनका बोन मैरो में होता है, मेच्योर भी आपके बोन मैरो के अंदर ही होते हैं। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है उनका ओरिजिन बोन मैरो में होता है, लेकिन अगर उनको मेच्योर होना है तो मेच्योर होने के लिए उनको थाइमस में जाना पड़ता है। और जो हमारे थाइमस होता है ये हमारे पास लोड स्ट्रक्चर होता है, बायलोड स्ट्रक्चर होता है, जो एज के साथ साथ रिड्यूस होता रहता है। अब सोचिए रिड्यूस होता रहेगा, यही रीजन है कि हमारी इम्यूनिटी एज के साथ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है।
क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वही बी सेल को क्या करते हैं, और बी सेल को मैसेज करते हैं कि कब आपको एंटीबॉडीज बनानी है, कब एंटीबॉडीज नहीं बनानी है। इसलिए हमने बात की थी कि एंटीबॉडीज बनाने का काम करता तो बी सेल ही है, लेकिन टी लिम्फोसाइट उनको बताता है, वही हेल्प करता है कि कब आपको बनानी है, कब नहीं बनानी है। अब देखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन है, आर द बोन मैरो एंड थाइमस। जहां पर क्या होता है, इमेच्योर लिम्फोसाइट, जो हमारे पास इमेच्योर लिम्फोसाइट है वो किसमें डिफरेंशिएट हो जाते हैं, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब अब वो एंटीजन को सेंस कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर हो गया है तो उसको सेंस कर पा रहे हो, लेकिन इमेच्योर वाले कैपेबल नहीं है। मेच्योर होने के बाद ही वो क्या कर सकते हैं, एंटीजन को सेंस कर सकते हैं। आफ्टर मैच्योरेशन कौन, लिम्फोसाइट। तो आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट, कहां कहां पे माइग्रेट कर जाते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स कहां पे होते हैं, हमारे थ्रोट के पास होते हैं। पेयर पैचेस कहां पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, और इसके अलावा अपेंडिक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अच्छी तरीके से नोट कर लो। क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि पेयर पैचेस किसका इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है, तो किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन उनको क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है, साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन। अब खुद ही सोचो ना कि हमारी बॉडी में एंटीजन तो कहीं पर भी एंटर कर सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, थ्रोट में, अपेंडिक्स में, हर जगह। तो वहां पर भी तो लिम्फोसाइट होनी चाहिए ना जो वहां पे काम करे। तो इसीलिए हमारे पास जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है यही उनको साइट प्रोवाइड करता है, ताकि वो एंटीजन के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, जहां पे उनका प्रोलिफरेशन होता है टू बिकम द इफेक्टर सेल, और वो बाद में आपके इफेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोन मैरो। बोन मैरो क्या है, मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, जहां पर वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग द लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, सारे कहां पर बनते हैं, बोन मैरो के अंदर ही बन रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जितने भी ब्लड के सेल हैं, तो ब्लड के सेल यही होते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और इंक्लूडिंग द लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। तो लिम्फोसाइट हमारे पास डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट होता है। थाइमस कैसा है, लोब्ड ऑर्गन है। अभी भी मैंने आपको ये फोटो दिखाई थी, अगर आपने नहीं देखी प्लीज आप दोबारा देख लो। कहाँ गया थाइमस, ये देखिए कि थाइमस हमारे पास ये कैसा ऑर्गन है, लोब्ड ऑर्गन है। कहाँ प्रेजेंट होता है आप देख सकते हो, हार्ट के साथ में, और ऊपर हमारे पास एक चेस्ट बोन होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम के नीचे प्रेजेंट होता है। एंड हमने ये कहा कि इसके साथ साथ ही क्या होता रहता है, इसका साइज यहाँ पे छोटा होता रहता है, इसीलिए हमारी इम्यूनिटी भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो यहाँ पर वही बात लिखी है कि थाइमस क्या है, लोब्ड ऑर्गन है, कहाँ पे लोकेटेड है, नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन के नीचे प्रेजेंट होता है। थाइमस का साइज काफी ज्यादा लार्ज होता है बर्थ के टाइम पे, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है आपका रिड्यूस होता रहता है एज के साथ साथ। बाय द टाइम प्यूबर्टी इट अटेन it reduces to a very small size. Both bone marrow and thymus provide micro environment for the development and maturation of the T lymphocyte. तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी भी हमने यही बात की कि जो ये टी लिम्फोसाइट है ओरिजिन हुआ बोन मैरो में, लेकिन मेच्योर होने के लिए जाते हैं थाइमस के पास। लेकिन हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट है उनका सारा काम बोन मैरो के अंदर ही हो रहा है, थाइमस पे नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट है इसका रोल दोनों में देखा गया है, बोन मैरो में प्लस आपका थाइमस में। तो प्लीज ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लो। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं, माइक्रो एनवायरमेंट, किसके लिए, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। समझ आया कि नहीं आया, तो इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है। मोस्टली हम बोलते हैं कि जो हमारा टी लिम्फोसाइट होते हैं वो आपके बनते भी थाइमस में और वहां पे मेच्योर भी वहीं पे होते हैं। तो ध्यान रखना कि बनते बोन मैरो के अंदर है लेकिन उनका मैच्योरेशन थाइमस में होता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी हमने आपका कर लिया। अब देखिए लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, तो जैसे आप एक बार दोबारा फोटो देख लो, यहाँ पे कि नजर आ रहे हैं नोड लाइक स्ट्रक्चर ही है, और इनके पास भी क्या होते हैं, लिम्फोसाइट ही होते हैं, ताकि अगर यहाँ पे कोई भी एंटीजन एंटर करे तो ये उनको ट्रैप करके इनको किल कर सके। तो लिम्फ नोड्स क्या है, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है, कहां पे लोकेटेड होता है, डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हर जगह प्रेजेंट है, और किसके साथ प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के साथ, क्योंकि इनके अंदर एक्चुअली लिम्फ भी प्रेजेंट होता है, लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं।
तो लिम्फ नोड क्या काम करता है? सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द अदर एंटीजन। ऑब्वियसली बात है, अगर लिम्फ नोड के पास लिम्फोसाइट प्रेजेंट है तो जितने भी एंटीजन होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनको ट्रैप करेगा और बाद में किसके अंदर लेकर आ जाएगा? लिम्फ के अंदर, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ ही होता है एंड द टिश्यू फ्लूइड। एंटीजन ट्रैप इन द lymph node are responsible for activation of the lymphocyte present there and cause the immune response. आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर करता है उसके बाद ही इम्यून सिस्टम हमारा रिस्पॉन्स करता है ना। अब सोचो यहाँ पे एंटीजन को ट्रैप किसने किया? लिम्फ नोड ने। और लिम्फ नोड के अंदर पहले से लिम्फोसाइट प्रेजेंट है तो उसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा ही होगा। अभी लास्ट पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपको बताया। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, आप सबने देखा है हमारे नोज में, ट्रैकिया में म्यूकस होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, धूल मिट्टी को ट्रैप करने का काम करता है। इसीलिए जब हम अपना नोज क्लीन करते हैं तो हम उसको म्यूकस को बाहर निकाल देते हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहां पर भी म्यूकस की कोटिंग होती है ताकि जब एक्सेस एचसीएल रिलीज हो उसको डैमेज ना कर दे। और इसके अलावा ये भी काम होता है कि फूड को लुब्रिकेशन करना। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है वहां पर भी म्यूकस प्रेजेंट होता है। हर जगह म्यूकस प्रेजेंट है, बट कहाँ प्रेजेंट है? जो हमारे जितना भी सिस्टम है उसकी लाइनिंग के साथ साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो म्यूकस है ना, इसको भी हम लिम्फोइड टिश्यू ही बोलते हैं। और जहां जहां ये प्रेजेंट है उस पूरे को हमने नाम दे दिया माल्ट, मतलब म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। मतलब म्यूकोसा आपका एसोसिएटेड है किसके साथ? लिम्फोइड टिश्यू के साथ। और ये कहा गया है कि जो 50% लिम्फोइड टिश्यू होते हैं ना हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो माल्ट ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और ये भी आपका नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना परसेंटेज होता है माल्ट का। तो यहाँ पे कितना होता है? 50%। तो यहाँ पे क्या है? देयर इज लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड। कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक। कौन कौन से ट्रैक है? रेस्पिरेटरी ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, यूरोजेनिटल ट्रैक है। उसे कहते हैं माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसकी मतलब इसकी फुल फॉर्म भी काफी बार पूछी जाती है, तो प्लीज इसको नोट कर लो। और ये क्या कंस्टिट्यूट करता है? 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में 50% लिम्फोइड टिश्यू को बनाने वाला कौन है? माल्ट ही है। समझ आया कि नहीं आया? तो हमारे पास इतना ही पोर्शन था आपका लिम्फोइड ऑर्गन्स का। तो हमारे पास जो ये आपका पोर्शन है आपका कंप्लीट हो गया, लिम्फोइड ऑर्गन्स। समझ आया आपको संदेश और असीमता? यस मैम। अगर समझ में आ गया तो प्लीज एक बार आप इसको भी नोट कर लो। 1 मिनट का टाइम लगेगा, या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। यहाँ पे माल्ट भी नोट कर लो। माल्ट क्या है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये हमारी बॉडी में 50% ऑक्यूपाई करते हैं, ये वाले लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, और ये भी किसका पार्ट है? ये भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का ही पार्ट है। प्राइमरी के अंदर ओनली कौन चले आते हैं? बोन मैरो और थाइमस। सेकेंडरी में आप सारे कर लो यहाँ पे। लाइक पेयर पैचेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। टॉन्सिल्स हो गए, लिम्फ नोड हो गया, उसके बाद फिर स्प्लिन हो गया, जो जो आपको याद आ रहे हैं, अपेंडिक्स हो गया और आपका माल्ट हो गया। ठीक है, चलो फिर आगे मूव करते हैं अगर आपको समझ में आ गया तो। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना वो है आपका एड्स के बारे में। काफी बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। मतलब ऐसी बाकी चीजें तो आपको पता ही है कि जो हमारा एड्स है, बस ओनली हमें इसका मैकेनिज्म समझना है। ये आप सबको पता होगा कैसे फैलता है एड्स, बताइए। ये तो बचपन से आप सुनते ही आ रहे होंगे, टीवी में पहले इतनी ज्यादा एड वगैरह आती होती थी, काफी सारे सीरियल्स भी आते थे। टिश्यू के फ्लूइड से फैलता है, फ्लूइड से फैलता है मतलब।
ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि एड्स क्या है। तो एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि अगर किसी बच्चे का बर्थ हुआ है, बाय बर्थ किसी को एड्स नहीं होता। वो अलग बात है कि अगर किसी की मदर HIV पॉजिटिव थी और उनके बच्चों में वो ट्रांसफर हो गया उनकी प्लेसेंटा से कुछ फ्लूइड के थ्रू, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई कोई बच्चा पैदा हुआ और वो पैदा होते ही वो एड्स से सफर कर रहा है, क्योंकि नाम से पता चला क्या है ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब हमारी बॉडी में जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसकी डेफिशिएंसी करता है ये, उसकी डेफिशिएंसी होगी, मतलब एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन प्रॉपर ढंग से हो नहीं पाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि जो भी पर्सन आपके HIV पॉजिटिव होते हैं ना, मतलब जिनके अंदर वायरस होता है, जो आप सबको पता है एड्स किसकी वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से। वो कभी भी HIV वायरस से नहीं मरते हैं, लेकिन जब ये वायरस उनकी बॉडी में अटैक करता है तो इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि पहले तो वो खुद को जो बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उससे खुद को प्रिवेंट कर पा रहा है, लेकिन जब ये वाला वायरस एंटर करता है तो हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि हम उसके भी अटैक में आ जाते हैं, उससे भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो बाकी वजह से एक ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है इस वायरस की वजह से। तो पहले बात करते हैं सिंड्रोम क्या होता है। तो सिंड्रोम होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। एक सिम्टम नहीं आता, कोई बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं एड्स में, तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम। तो एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या हो गई है? डेफिशिएंसी हो गई है। और उसके बाद हमें क्या आते हैं? बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, उसको बोलते हैं सिंड्रोम। तो एड्स क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम। कौन सा इम्यून सिस्टम? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। उसके बाद अब ये एड्स होता कौन है, कौन करवाता है? तो एड्स किससे होता है? HIV वायरस से होता है। अब इस वायरस की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो नाम से सब कुछ पता चल रहा है, ऐसा वायरस है जो ह्यूमन बीइंग में क्या कर रहा है? डेफिशिएंसी कर रहा है। किसकी डेफिशिएंसी कर रहा है? इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी कर रहा है। और ये वायरस कैसा है? इट इज अ रेट्रोवायरस, जिसके पास RNA का जीनोम होता है। अब ये रेट्रोवायरस किसको बोलते हैं इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। ये सबसे पहले जो एड्स है वहां पर कहाँ पे रिपोर्ट हुआ था? अमेरिका में 1981 में। ये NCERT का डेटा है तो ये आपको पता होना चाहिए कि एड्स सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था अमेरिका में 1981 में। अब हमने यहाँ पे क्या कहा कि जो हमारे पास ये HIV वायरस है, कैसा वायरस है? रेट्रोवायरस है। अब रेट्रोवायरस क्या होता है, किसको हम रेट्रोवायरस बोलेंगे? तो सबसे पहले अगर कोई खुद को बता रहा है कि मैं रेट्रोवायरस हूं, उसके बाद दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला, उसके पास जो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA होना चाहिए, मतलब RNA जीनोम होना चाहिए। इसके बाद सेकंड, उसके पास एक एंजाइम होना चाहिए, एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या है उसको भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले साइकिल बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा कुछ मैं बताना चाहूंगी। ऐसा आपको पता ही होगा, बट चलो। सेंट्रल डोग्मा सबने पढ़ा, क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन किसका पार्ट होता है? DNA का। ये DNA है। DNA जब ये DNA है, DNA जब DNA ही बनाता है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। अब ये जो DNA है, DNA क्या बनाता है? RNA का फॉर्मेशन करता है। सबको पता है DNA डबल स्टैंडर्ड होता है, RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जब DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जब आपका ये RNA प्रोटीन बनाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ अ सेल, मतलब जीन का एक्सप्रेशन होना। जो जीन कभी DNA का पार्ट थी, आपने पहले उसको RNA की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, बाद में आपने उसको प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया।
तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन है। लेकिन अगर आप आरएनए से डीएनए बनाओ तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा कर रहे हो। ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से आरएनए बनना, आप उल्टा कर दो, आरएनए से आप हमें डीएनए बनाओ, तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल सकते हैं। बताइए, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो गया ना, आरएनए से डीएनए बन गया। अब ये आरएनए से डीएनए कैसे बनता है, तो इसके लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कहां प्रेजेंट होता है, रेट्रोवायरस में। तो उनकी एबिलिटी होती है कि उनका जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए है, लेकिन वो जब किसी होस्ट की बॉडी में जाते हैं तो उस एंजाइम का यूज करके आरएनए से क्या बना देता है, डीएनए का फॉर्मेशन कर देता है। इसी को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कौन करवाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करवाता है, जो कहां प्रेजेंट होता है, वायरस के अंदर। और कौन सा वायरस, रेट्रोवायरस। फॉर एग्जाम्पल HIV। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं अपनी उसकी, स्लाइड पे आते हैं दोबारा। तो यहाँ पे रेट्रोवायरस क्या था, जिसके पास आरएनए का जीनोम है। अब बात करते हैं कि ये जो रेट्रोवायरस जो है, मतलब HIV वायरस कैसा वायरस है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ रेट्रोवायरस। क्यों, क्योंकि इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम होता है, और इसके अलावा इसका जीनोम भी क्या होता है, आरएनए ही होता है। अब एनसीईआरटी में हमारे पास ये एक पूरा एक डायग्राम बनाया गया है, जो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से जो आपका रेट्रोवायरस जो है वो आपका कैसे रेप्लिकेट होता है, कैसे रेट्रोवायरस की रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए हमारे पास ये क्या है, जो है यहाँ पे दिखाया गया, इट इज अ रेट्रोवायरस। अब वायरस जो होते हैं, आपने प्लस वन में किया होगा कि इनके बाहर प्रोटीन का कोट होता है, क्या बोलते हैं उसको, कैप्सिड बोलते हैं। जब भी कभी ये वायरस किसी भी होस्ट के ऊपर अटैक करता है तो कभी भी कैप्सिड वाला पार्ट आपका ट्रांसफर नहीं होता। ओनली जो उसका जेनेटिक मटेरियल है ना, वो डीएनए भी हो सकता है, वो आपका आरएनए भी हो सकता है, वही एंटर करता है। तो यहाँ पे देखिए बाहर क्या है, वायरस का प्रोटीन कोट है, जिसको बोलते हैं कैप्सिड। अब अंदर हमारे पास ये जो पर्पल वाला है ना, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, जिसका नाम है आरएनए। तो यहाँ पे देखिए वायरस का क्या है, आरएनए कोर, मतलब कोर वाली पोजीशन पर ही प्रेजेंट है। अब हमारे पास ये एनिमल सेल है जो अभी नॉर्मल है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो हमारा ये रेट्रोवायरस है, सबसे पहले इसने किसी नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया। जैसे इसने यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज किया, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या चीज ट्रांसफर कर रहा है, वायरस का आरएनए यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो वायरस का जो आरएनए होता है, यहाँ पे इसके टू स्ट्रैंड होते हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। ये भी वायरस का आरएनए है और ये भी आरएनए है, बट दोनों कैसे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब एंटर हो गया यहाँ पे, कहाँ पे, एनिमल सेल की बॉडी में, इन्फेक्शन कॉज कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो ये वायरस का जो आरएनए है, अब साथ ही साथ में जब ये वायरस के आरएनए का ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पे इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को भी यहाँ पे भेज देता है। अब यहाँ पे ये जो वायरस का जो आरएनए है, उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके यहाँ पे किसके अंदर चेंज हो जाता है, वायरल डीएनए के अंदर। अब सोचो वो डीएनए के अंदर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि सोचो जिस एनिमल सेल के अंदर वो एंटर हुआ था, वहां पर उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। अगर ये अपनी कॉपी यहाँ पे बनाना चाहता है तो इसको उसकी तरह ही इसको रूप लेना पड़ेगा। अगर आरएनए की फॉर्म में आएगा, ये यहाँ पर अपना काम ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप क्या है, वायरल डीएनए प्रोड्यूस हुआ है किसे, बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे वायरस का डीएनए बन गया। अब ये जो वायरस का डीएनए है वो आपका कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया, जो इस एनिमल सेल है, जो इसका खुद का न्यूक्लियस था, उसका जीनोम था, वहां पे इनकॉर्पोरेट हो गया। अब इनकॉर्पोरेट होने के बाद अब देखिए जब ये खुद का डीएनए
मतलब इस एनिमल सेल का डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो वायरल डीएनए है वो भी रेप्लिकेट होगा। अब उसके बाद जब ये डीएनए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ये आरएनए बनाएगा, तो यहाँ पे ये भी तो वायरस का मतलब वायरल आरएनए भी बनाएगा। तो यहाँ पे जो जो चीजें देखी इसके पास थी, प्रोटीन का कोड था, यहाँ पे आरएनए था, सारी चीजें इस वायरस ने क्या किया, इस एनिमल सेल का यूज करके बना दी। और यहाँ पे देखिए न्यू वायरस बन गया। उसके बाद यहाँ पे सारी चीजें बना देता है। जब एक सेल हमारा इन्फेक्टेड हो गया, अब बाकी जितने भी बाकी जो नॉर्मल सेल होते हैं, अब ये जो न्यू वायरस है वो इन्फेक्ट कर सकते हैं बाकी के सेल को। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस वायरस में मतलब जो एचआईवी वायरस है और जो बाकी के वायरस है उसमें क्या फर्क है। ऐसे तो हमने आपके इंटरफेरॉन्स भी किए थे कि इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन होती है। जब एक सेल इन्फेक्ट हो गया तो बाकी सेल को वो मतलब एक्टिवेट कर देते हैं कि आप एंटीवायरल प्रोटीन बना दो, जिसकी वजह से वायरस वहां पे एंटर ना कर पाए। लेकिन हमारे पास जो एचआईवी वायरस होता है ना, ये डायरेक्टली अटैक करता है हमारी बॉडी के मैक्रोफेजेस के ऊपर, और सेकेंड अटैक करता है टी हेल्पर सेल के ऊपर। एक्चुअली मैंने आपको इसके बारे में बताया नहीं है। जो हमारे पास ये टी सेल होते हैं ना, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे एक इसका पार्ट होता है टी हेल्पर सेल, एक होता है हमारे पास टी साइटोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिक के साइटोकाइन, साइटोकाइन होते हैं शायद, साइटोटॉक्सिन साइटोकाइन सेल होते हैं। और हमारे पास और भी हाँ टी मेमोरी सेल होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे सेल होते हैं। ये सारे सेल आपके उधर ही बनते हैं, क्या नाम होगा, थाइमस के अंदर ही बनते हैं। अब ये जो टी हेल्पर सेल होता है ना, जो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर करता है, तो हमने कहा था कि जो हमारा बी सेल है वो एंटीबॉडीज बनाता है। हमने कहा था टी सेल हेल्प करते हैं, बट कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो टी हेल्पर सेल है ना, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, इनको पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, टी हेल्पर सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास टी हेल्पर सेल है, इसके सरफेस पे कुछ रिसेप्टर है, और ये रिसेप्टर क्या करते हैं, रिसीव कर सकते हैं उन एंटीजन को, सेंस कर सकते हैं। वैसे ही ये सिग्नल भेजते हैं किसको, बी सेल को, कि आप एक्टिवेट हो जाओ। उसके बाद क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। ये सोचो यहाँ पर क्या होता है, एचआईवी वायरस इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि हमारे टी हेल्पर सेल के ऊपर ही अटैक करता है, इन्हीं को सारा डिस्ट्रॉय कर देता है। सेकंड, मैक्रोफेजेस आप सोचो हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होते हैं, फैगोसाइट की तरह काम करते हैं ब्लड में। ये इनको पूरा अटैक कर देता है, और रेदर देन यहाँ पे मैक्रोफेजेस इनके ऊपर अटैक करेंगे, ये मैक्रोफेजेस के ऊपर अपना नंबर बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं वायरस। इसीलिए मैक्रोफेजेस को हम एचआईवी फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका काफी ज्यादा एप्लीकेशन होता है एचआईवी वायरस का। तो यही रीजन होता है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हमारी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। क्यों, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बनाने वाले टी हेल्पर सेल, टी सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये इसका यहाँ पे मैकेनिज्म है। अब अगर यहाँ पे एक बार इसकी थ्योरी देखें, तो एक मिनट, अब थ्योरी की बात कर लेते हैं एक बार। तो वर्ड एड्स कहाँ किसके लिए स्टैंड करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सिंड्रोम क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम, एंड यहाँ पे किसकी डेफिशिएंसी हो गई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो गई है। दिस मींस डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो सोचो अपनी पूरी लाइफ टाइम में हम क्या चीज एक्वायर करते हैं, एंटीबॉडीज ही तो एक्वायर करते हैं, एंटीबॉडीज ही बनाते हैं ना। अब उसी की डेफिशिएंसी हो गई है of an individuals, indicating that it is not a congenital disease। congenital disease क्या होती है, मैम ट्रांसफर नहीं होती, मतलब एक दूसरे को सिंपली इन्फेक्शियस डिजीज को ही बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अलावा सिंड्रोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम होता है। सबसे पहले एड्स कहाँ पे रिपोर्ट हुआ था, अमेरिका में हुआ था 1981 में। In the last 25 years or so, it is spread all over the world, killing more than 25 million person। अब तक जो डेटा दोबारा चेंज हो गया होगा, क्योंकि अगेन मैंने कहा कि ये अपडेट नहीं हुआ है। अब एड्स को कौन कॉज करता है, एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो किसका ग्रुप है, रेट्रोवायरस का, जिसके पास क्या होता है, विच एनवल्प एनक्लोजिंग द आरएनए जीनोम, मतलब बाहर प्रोटीन कोट है जो आपका आरएनए को एनक्लोज करने का काम कर रहा है। ठीक है,
इसके बाद देखिए ट्रांसमिशन कैसे होता है ये आपको बाद में बताऊंगी, ऐसे जनरल सी बातें सारी। अगर मान लेते हैं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू आपको पता होगा बॉडी फ्लूइड से फैलता है। जैसे सबसे एग्जांपल आता है हमारे पास उसका ब्लड का, और सेकंड एग्जांपल आता है सीमन का। लेकिन ध्यान रखना स्लाइवा से नहीं फैलता, स्लाइवा में मतलब बहुत ना के बराबर कंसंट्रेशन होती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई HIV पॉजिटिव पर्सन है, अगर वो किसी को किस करता है या किसी के साथ खाना पीना खाता है तो उनको HIV उस तरीके से नहीं फैलता है, क्योंकि हमारे पास इसका कैसे स्प्रेड होता है ब्लड के थ्रू। मान लेते हैं कि अगर मुझे मैं HIV पॉजिटिव हूँ और जो मेरा ब्लड है अगर वो किसी नॉर्मल पर्सन की बॉडी में चला जाए तो उनको HIV हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू होता है विद द इन्फेक्टेड पर्सन। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है फ्लूइड का एक्सचेंज होता है ना, वहां पे जो सीमन हो उसका एक्सचेंज हो रहा है, तो सीमन के अंदर होते हैं ये HIV वायरस प्रेजेंट। नहीं बिल्कुल सब कुछ ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं। उसके अलावा बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कॉन्टिन्यूटेड ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट। अब सेकंड चीज आपने देखा होगा कि अगर हम बात करते हैं सिरिंज वगैरह की, हम किसी हॉस्पिटल में जाए, किसी को निडल लगी, मतलब किसी को इंजेक्शन लग गया एंड वो पर्सन HIV पॉजिटिव था, अगर हमने उसी सिरिंज का किसी नॉर्मल पर्सन की बॉडी में यूज कर लिया तो उसको हो सकता है। सेकंड जो आपने सुना होगा पहले टीवी वगैरह में एड वगैरह बहुत आती थी नाई को लेके, जैसे पहले मोस्टली जो भी शेव करवाते थे, कटिंग करवाने के लिए हम जाते थे नाई वगैरह की दुकान पे, तो वो एक ही ब्लेड का बार बार यूज करते थे। तो उस समय काफी कुछ आया था कि हमें एक ब्लेड को एक ही टाइम पे यूज करना चाहिए, वो भी सिंगल पर्सन पे, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो पर्सन वहां पे आया है वो नॉर्मल है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या बाय शीटिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन केस ऑफ द इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर, जैसे जो बहुत ड्रग एडिक्टेड होते हैं, आपको पता ना वो अपनी बाजू में बहुत वीनस के नीचे वो ड्रग्स लेते हैं, तो उनको नहीं फर्क पड़ता उस बात से कि अंजी ये निडल इन्फेक्टेड है कि नहीं है, उनको तो बस सिस्टम पे चाहिए होता है। तो एक रीजन इसका ये भी होता है। और इसके अलावा जो इन्फेक्टेड मदर होती है उससे उसके प्लेसेंटा में भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये जरूरी नहीं है। बहुत बार ये एक केस है कि एक इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड को हो सकता है प्लेसेंटा के थ्रू, बट चांसेस है कि ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें वो लिखी हैं। अब ये बाकी जो बातें इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, क्योंकि मैकेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे कैसे ये स्प्रेड हो रहा है आपका। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, कौन? रेट्रोवायरस। वायरस सबसे पहले कहां पे एंटर करता है? मैक्रोफेजेस में। तो अभी मैंने आपको वही बताया कि मैक्रोफेजेस में एंटर करेगा, जहां पे आरएनए का जीनोम जो होगा, आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस, वो क्या करेगा? रेप्लिकेट, मतलब अपना नंबर बढ़ाएगा। और क्या बढ़ाएगा? वायरल डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। कौन से एंजाइम का यूज करके? एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके। तो देख रहे हो आप यहाँ पे इसने अपना नंबर मैक्रोफेजेस में बढ़ाया है, इसीलिए हम मैक्रोफेजेस को क्या बोलते हैं? HIV फैक्ट्री बोलते हैं। तो हमारे पास मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड दिस वे लाइक एक्ट HIV फैक्ट्री। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी बार पूछा गया कि HIV फैक्ट्री किसको बोलते हैं? मैक्रोफेजेस को। अब दिस वायरल डीएनए कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा? अभी आपने देखा होस्ट सेल के डीएनए के अंदर, और डायरेक्ट करेगा इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस द वायरस पार्टिकल, वो और ज्यादा वहां पे वायरस के पार्टिकल बनाएगा। अब साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ ही HIV कहाँ पे एंटर कर जाता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट में। तो जब भी मैंने आपको बताया कि टी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी की, मतलब ये समझ लो कि मतलब एक तरीके से ये ना गेट कीपर की तरह काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं बहुत बड़ा स्कूल है, कॉलेज, वहां पे गेट कीपर होता है, वही बताता है किसको अंदर एंटर आना है किसको नहीं आना है। लेकिन अगर आप उसको ही किल कर दोगे तो अंदर तो कोई भी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज होती है, HIV कहाँ पे एंटर कर जाता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे। अब वहां पर एप्लीकेट करता है और प्रोड्यूस करता है प्रोजेनी वायरस। इस तरीके से प्रोजेनी वायरस आपका ब्लड के अंदर रिलीज हो गया और ब्लड के अंदर अटैक करता है बाकी हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, जिसकी वजह से हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट उनका नंबर बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो जाता है। और यही रीजन है कि अगर टी लिम्फोसाइट ही आपके अगर वो क्या हो गए, उनका नंबर डिक्रीज होगा, कभी भी बी सेल एक्टिवेट नहीं होंगे, बी सेल एक्टिवेट नहीं होगी, कभी भी एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। तो नॉर्मली मान लेते हैं कि अगर मैं कोई भी बैक्टीरिया वायरस हम मान लो, फंजाई मान लो, कि मैं उनसे बच पा रही थी, लेकिन अगर मेरी बी सेल एंटीबॉडीज नहीं बना पा रहे, अब मेरी बॉडी में जो मर्जी आ जाए, मैं किसी से भी मैं खुद को बचा ही नहीं सकती, मेरी इम्यूनिटी पूरी की पूरी वीक हो गई है। इसीलिए कहते हैं कि जो HIV पॉजिटिव पर्सन होता है ना, वो HIV से मरे ना मरे, लेकिन बाकी डिजीज से मर जाता है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू
progressive decrease in the number of helper T lymphocyte in the body of the infected person. During this period, the person suffer from bouts of fever, बहुत सारा fever होता है, diarrhea and साथ में weight loss भी हो जाता है. Obviously weight loss भी सारी चीजें होंगी. अब आगे क्या है? Due to decrease in the number of helper T lymphocyte, the person starts suffering from infection that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi, and even parasites like the toxoplasma. तो ये वहां पे वही बातें लिखी जो मैंने आपको बताई कि अदरवाइज नॉर्मली हम इन सबसे बच पा रहे थे. माइक्रोबैक्टीरियम, टॉक्सोप्लाज्म हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, लेकिन जब हमारा टी लिम्फोसाइट का नंबर इतना ज्यादा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट का इतना ज्यादा कम हो गया है, तो अब हम इन इन्फेक्शन से भी बच नहीं पा रहे. तो पेशेंट बिकम सो इम्यूनोडेफिशिएंट, मतलब इतनी ज्यादा इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाएगी दैट ही और शी इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शन. सो अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट, आपको बताएं अगर हमें एड्स को डिटेक्ट करना है कि हमें है कि नहीं है, तो हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं? एलाइसा टेस्ट करवाते हैं. एलाइसा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बिन टेस्ट है. एंड मैंने आपको कल ही बताया था कि एलाइसा टेस्ट भी किसकी देन है? बायोटेक्नोलॉजी की. ठीक है. सो ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव. तो एक्चुअली 20 साल पहले ही एक ड्रग आई थी जो पार्शियली इफेक्टिव है, इसलिए कभी भी हम कहते हैं अभी तक एड्स का कोई इलाज नहीं आया है. लेकिन ये है कि हम इसको थोड़ा सा अपनी लाइफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे कभी हम ठीक नहीं हो सकते हैं. सो दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ विच इज इनविटेबल. ऐसे डेथ तो चलो सबकी ही होनी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है. ठीक है, समझ आ गया आपको? तो ये था हमारे पास इसकी रेप्लिकेशन. पैसिव इम्यूनिटी भी तो हम इंजेक्ट कर सकते हैं. एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन में बिल्कुल. तो ये काउंटर हो गया. तभी तो मैंने, हाँ एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि जो एचआईवी पॉजिटिव होता है और जो एड्स होता है उन सब में डिफरेंस होता है. एक होता है एचआईवी पॉजिटिव पर्सन और एक होता है एड्स. एचआईवी पॉजिटिव पर्सन का मतलब ये है कि एचआईवी वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर गया है, लेकिन अभी वो इतना ज्यादा आपका भयानक रूप उसने लिया नहीं है, मतलब हमारी इम्यूनिटी अभी भी है. मतलब अगर हम इस मेडिसिन का ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का, तो क्या होता है कि हमारी लाइफ कम से कम 10 साल, 20 साल और कई बार 30 साल हम और जी सकते हैं. लेकिन अगर एचआईवी पॉजिटिव जो ये वाला केस है ना, जो हमने बात की, कि अगर ये पूरा का पूरा ही हमारी बॉडी में स्प्रेड हो जाए तो ये रूप लेता है आपका एड्स का. एंड जिसको एड्स हो गया है ना, वो आपका 1 और 2 साल के अंदर ही मर जाता है. तो इसको एड्स को, मतलब अगर किसी को एड्स हो गया, इसमें बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है. एचआईवी पॉजिटिव हुआ है मतलब अभी बस इन्फेक्शन हुआ ही है, इसलिए कहते हैं कि अगर हमें अर्ली स्टेज में ही पता चल जाए तो हम उसको क्योर कर सकते हैं. जैसे अभी आपने कहा कि पैसिव इम्यूनिटी से हम वहां पे एंटीबॉडीज ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर वही हो गया ना, ये तो आपका टेम्पररी हो गया, क्योंकि उनकी बॉडी तो खुद वहां पे बना नहीं पा रही है. पैसिव आप बनी बनाई हुई एंटीबॉडीज वहां पे ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन सोचो हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या पता कौन सा बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करेगा. हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस एंटर कर रहा है, उसके बाद ही एंटीबॉडीज बनती है ना. अब हम